हेलो एवरीवन, मैं हूँ अपर्णा अवस्थी और हमारा आज का जो लेक्चर सीरीज़ है रैपिड रिवीजन की, इसमें हम लोग आर्टिकल 51A से लेकर के 100 तक देखेंगे। तो पार्ट फोर्थ ए सबसे पहले आता है। इसमें क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। याद रखिएगा, पार्ट फोर्थ ए को किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। उसके बाद 51A में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई है। इसमें क्लॉज ए में क्या दिया हुआ है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की बात कहाँ पे की गई है? क्लॉज ए में। बी में बात की गई है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो नेशनल स्ट्रगल की बात कहाँ पे की गई है? बी में। इसके क्लॉजेस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो क्लॉजेस से के द्वारा याद रखिएगा इनको। क्लॉज ए में नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। ठीक है, बी में क्या है? नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सी में क्या है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इससे याद रखिएगा सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ये सी में दिया हुआ है। इसमें तीन चीज़ें हैं ना, तो वो सी में, सी आपका थर्ड नंबर पे आता है ना, तो सी में दिया हुआ है। डी फॉर डिफेंड द कंट्री। ठीक है, एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो। ई में क्या दिया हुआ है? कॉमन ब्रदरहुड की बात की गई है पहला तो। दूसरा क्या है? टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि वुमेन की डिग्निटी को से रिलेटेड कहाँ पे दिया हुआ है? ई में, फिफ्थ क्लॉज में। एफ में बात की गई है वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर। तो कल्चर की बात, कॉम्पोजिट कल्चर कहाँ पे दिया हुआ है? एफ में। जी में क्या दिया हुआ है? नेचुरल इन्वायरमेंट। ओके, तो एफ में क्या है? कल्चर, जी में एनवायरमेंट, एच में साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा ये एच में दिया हुआ है। ह्यूमनिज्म से याद रखिएगा एच। ओके, आई में दिया हुआ है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। जे में क्या है? स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। के में क्या दिया हुआ है? पेरेंट्स की ड्यूटी दी गई है कि वो अपने बच्चे को क्या करें? उसको अपॉर्चुनिटीज़ दें। किस चीज़ की? एजुकेशन की। किस बच्चे को? जो कि 6 से 14 साल के बीच का है। ठीक है, ये वाली आपकी जो ड्यूटी है कि जो है ये ऐड की गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, उसमें मैंने निमोनिक्स भी बताए थे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा, आप उसमें चेक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अब आते हैं पार्ट फिफ्थ में। पार्ट फिफ्थ में क्या दिया हुआ है? यूनियन के बारे में बताता है। इसका जो चैप्टर फर्स्ट है वो किससे डील करता है? एग्जीक्यूटिव से। और एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है आपका? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो 52 क्या बात कर रहा है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या बता रहा है कि एक प्रेसिडेंट होगा ही होगा, शैल भी लिखा हुआ है। ओके, 53 में दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किस में वेस्ट करती है? प्रेसिडेंट में। याद रखिएगा, ये आर्टिकल याद रखिएगा इसका। ठीक है, 53 है। और सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस कौन होता है? प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, ये भी 53 में दिया हुआ है। 54 में आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट दिया हुआ है। कैसे होगा? इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होंगे? तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं लिखा है, याद रखिएगा। ओके, अब इसमें और भी आपका दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। कहता है स्टेट में कौन कौन इंक्लूडेड है? एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूटी ऑफ पौंडीचेरी। तो यूनियन टेरिटरीज में से कौन कौन सी इंक्लूडेड है? सिर्फ एक तो दिल्ली और दूसरा पौंडीचेरी। 55 बताता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये हम सबको पता है कि बाय इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये रट लीजिएगा इस लाइन को। ठीक है, 56 बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो कितना होगा? 5 साल। और प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करता है? वाइस प्रेसिडेंट को। ये दोनों आपके प्री के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट किसको करता है? तो वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट किसको करता है एड्रेस अपना रेजिग्नेशन? तो प्रेसिडेंट को। ठीक है, उल्टा है, वाइस वर्सा। ओके, 57 बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन की। मतलब जो एक बार प्रेसिडेंट हो चुका है वो बार बार बन सकता है प्रेसिडेंट, वो दोबारा भी कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन को। ठीक है, 58 बात करते हैं क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। तो क्वालिफिकेशंस कहाँ पे दी हुए हैं 58 में? कि पहली बात तो सिटीजन होना चाहिए, दूसरा क्या है 35 ईयर्स की एज का होना चाहिए। और ये जो सी वाला क्लॉज है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्री में पूछा जाता है कि किस चीज़ की क्वालिफिकेशन चाहिए? तो ही इज़ क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा लिखा हुआ है, ठीक है, राज्यसभा नहीं लिखा हुआ है। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए मतलब उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? जो कि एक हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा का मेंबर बनने के लिए होती है। ठीक है, क्लॉज 2 कहता है कि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए।
प्रेसिडेंट को, ठीक है। 59 क्या बात कर रहा है, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड और ऑफ अ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। मतलब जो प्रेसिडेंट होगा वो किसी भी हाउस, चाहे वो पार्लियामेंट का हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का हो, उसका पार्ट, उसका मेंबर नहीं होगा, ठीक है। क्लॉज 2 कह रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। क्लॉज 3 क्या कह रहा है, उसको एक ऑफिशियल रेजिडेंस मिलेगा जिसका उन्हें रेंट नहीं पे करना पड़ेगा, और इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस जितने भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी वो उनको दिए जाएंगे। क्लॉज 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि जो भी इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस दिए जाएंगे प्रेसिडेंट को, वो उनके टर्म ऑफ ऑफिस में कम नहीं किए जाएंगे, बढ़ाए जा सकते हैं लेकिन कम नहीं किए जा सकते हैं। शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट। फिर आता है 60 में क्या दिया हुआ है, ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। अब इसमें कौन किस किस प्रेजेंस में करता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रेजेंस में करता है, प्रेसिडेंट अपनी ओथ लेता है, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो कौन होगा, सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी प्रेजेंस में क्या करेंगे, प्रेसिडेंट अपनी ओथ लेंगे। ओथ किस चीज़ की लेते हैं, टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो किस चीज़ को डिफेंड करने की, कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको क्या करने की, प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने की, और लॉस को भी। 61 बात करते हैं प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा इम्पीचमेंट इंडिया में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है। जजेस का जब पूछा जाता है वो प्रोसीजर जरूर सिमिलर होता है लेकिन वो रिमूवल होता है, इम्पीचमेंट नहीं होता है। 61 क्या बात कर रहा है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की, किस ग्राउंड पे होगा ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि 60 में ओथ किस चीज़ के लिए है प्रेसिडेंट ने, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे। अब अगर वही वॉयलेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को 61 में, तो फिर उनको इम्पीच किया जा सकता है। अब इम्पीचमेंट के लिए प्रोसीजर क्या है, ये क्लॉज 2 बताता है कि उनको सबसे पहले तो 14 डेज का रिटन नोटिस दिया जाएगा। वो रिटन नोटिस कितने लोगों के द्वारा साइन होना चाहिए, तो 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, जिस भी हाउस में वो रिजोल्यूशन मूव किया गया हो, उस हाउस में जितने भी मेंबर्स होंगे, मतलब ओवरऑल टोटल मेंबर्स जितने भी होंगे उसका 1/4 उनके द्वारा नोटिस को साइन किया जाएगा, उस 14 डेज नोटिस को। और बी कहता है कि जो रेजोल्यूशन होगा वो 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस के द्वारा पास किया जाना चाहिए। याद रखिएगा टोटल मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ यहीं पे दी हुई है प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, अदरवाइज हर जगह 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग लिखा होता है, ओके याद रखिएगा इसको। क्लॉज 3 क्या कह रहा है, जब एक हाउस मूव करेगा रिजोल्यूशन को, दूसरा हाउस क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा चार्जेस को, और प्रेसिडेंट के पास क्या होगा, राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। 62 बात कर रहा है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। अब क्या है कि टाइम क्या कितना चाहिए होगा, अगर प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसको वैकेंट होने वाली है तो कितना टाइम चाहिए होगा नेक्स्ट वैकेंसी फिल करने के लिए। तो अगर वो अपना टाइम पीरियड पूरा कर रहे हैं, मतलब 5 साल का टाइम पीरियड पूरा कर रहे हैं, तो उससे जस्ट पहले ही वो जो इलेक्शन होगा नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए वो कंडक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर वैकेंसी किन ग्राउंड्स पे हो रही है, उनकी डेथ हो गई या रेजिग्नेशन दे दिया या फिर रिमूव कर दिए गए, ठीक है, जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर दिया हुआ है 61 में, ओके, या फिर और किसी वजह से, तो उसमें क्या होगा 6 मंथ्स का टाइम दिया गया है, ठीक है, या फिर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाएगा, और वो टाइम पीरियड 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 63 बात कर रहा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो इसमें भी क्या कहा गया है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये पोस्ट भी खाली नहीं रहेगी। 64 बात कर रहा है वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो हमेशा याद रखिएगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट का, मतलब राज्यसभा का, तो वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, पदेन सभापति, ठीक है। 65 हो गया आपका, द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। अब 65 याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट को पावर कहाँ पर मिली हुई है कि वो प्रेसिडेंट के एब्सेंस में प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिस्चार्ज करें, तो वो 65 में मिली हुई है, ठीक है। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है, अगर प्रेसिडेंट नहीं अवेलेबल है, वो अपने फंक्शंस नहीं डिस्चार्ज कर पा रहे हैं, वैकेंसी हो गई है या फिर वो एब्सेंट हैं, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगा। 66 बात कर रहा है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की। अब इलेक्शन कैसे होगा, तो बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, इनका भी इलेक्शन होगा, कैसे, इलेक्टोरल कॉलेज, उसमें कौन कौन होगा,
कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब दोनों हाउसेज जो होंगे हैं पार्लियामेंट के, उनके सभी मेंबर्स होंगे, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सेम रहेगा, प्रोसीजर सेम है इनके में भी जो प्रेसिडेंट के में भी है। क्लॉज 3 कहता है नो पर्सन शैल बी एलिजिबल, तो एलिजिबिलिटी की बात इसमें क्लॉज 3 में ही बता दी गई है। क्या क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स ऑफ एज, और तीसरा क्या है, यहाँ पर चेंज हो जाती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में। प्रेसिडेंट के में क्या है, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, और वाइस प्रेसिडेंट के में क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, याद रखिएगा इसे। फिर आता है 67 में आपका टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दिया हुआ है, तो कितना टाइम पीरियड है, इनका भी सेम है 5 ईयर्स। उसके बाद में आता है ये रेजिग्नेशन किसको देंगे, मैंने भी बताया था, किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देता है, वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। उसके बाद आता है बी, Vice President may be removed from his office by a resolution of the Council of States passed by a majority of all the then members of the council, ठीक है। तो रिमूवल कैसे होगा, रिजोल्यूशन किसके द्वारा रिमूव किया जाएगा, ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। याद रखिएगा कि मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबर्स, देन मेंबर्स का मतलब क्या हो गया, जितने भी प्रेजेंट हैं, राइट। वैसे इसमें मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड अग्रीड टू बाय द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो जो मेंबर्स होंगे वहाँ के काउंसिल के वो, और उसके बाद में वो अग्री किया जाना चाहिए किसके द्वारा, हाउस ऑफ द पीपल के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ है, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, इनको भी। 68 बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। तो टाइम इसमें भी क्या है कि बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, मतलब अगर 5 साल का टाइम है तो वो 5 साल से पहले ही नेक्स्ट इलेक्शन कंडक्ट हो जाना चाहिए। और अगर इन केस ऑफ इज डेथ, रेजिग्नेशन या रिमूवल, तो फिर एज सुन एज पॉसिबल। इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है कि 6 महीने का टाइम है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एज सुन एज पॉसिबल है, जबकि प्रेसिडेंट के में 6 मंथ्स का टाइम होता है। 69 बात कर रहा है ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट, तो ये किस चीज़ की ओथ लेते हैं, एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। और ये किसके सामने अपनी ओथ लेते हैं, तो प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है, और किस चीज़ की, टू एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 70 बात कर रहा है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज, ठीक है। तो अगर कोई और कंटिजेंसीज हो जाती हैं तो भी प्रेसिडेंट के फंक्शंस कौन डिस्चार्ज करेगा, तो ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट में मेक सच प्रोविजंस एज इट थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट इन एनी कंटिजेंसी नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन दिस चैप्टर। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर पावर किसको दे दी गई है, पार्लियामेंट को, क्या करने की, लॉ बनाने की। कोई भी प्रोविजंस बना सकता है कि अगर जैसी कंटिजेंसीज ऊपर दी हुई हैं, डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल एटसेट्रा, या फिर एब्सेंस, उसके अलावा अगर कोई कंटिजेंसी हो जाती है तो उसके लिए कौन प्रेस्क्राइब करेगा, पार्लियामेंट। 71 बात कर रहे हैं मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भी मैटर्स होंगे इलेक्शन से रिलेटेड, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, वो किसके द्वारा डिसाइड किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये आपका प्री का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और उनका डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा, ठीक है। क्लॉज 2 क्या बात कर रहा है, इफ द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ अ पर्सन एज अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड। ये भी आपकी प्रॉब्लम बनती है कि अगर क्या होता है कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर क्या हुआ है, बाद में वॉइड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो जो भी कार्य उनके द्वारा किए गए ड्यूरिंग हिज ऑफिस, ठीक है, जितने टाइम के लिए उन्होंने ऑफिस होल्ड किया, तो वो क्या होंगे, शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड बाय रीजन ऑफ दैट डिक्लेरेशन। तो वो इनवैलिड नहीं होंगे, ठीक है, वो वैलिड ही रहेंगे वो कार्य। क्लॉज 3 बात कर रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट एनी मैटर रिलेटेड टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो किसको पावर मिली है, पार्लियामेंट को, कि वो क्या बना सकती है, इलेक्शन के रूल्स रेगुलेशंस जो भी हैं किससे रिलेटेड, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ठीक है। 72 बात कर रहा है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस, ठीक है। किन किन केसेस में है प्रेसिडेंट को पावर, तो पहला यही है कि कोर्ट मार्शल के द्वारा कोई भी अगर सेंटेंसेस दी जा सकती हैं तो उनके ऊपर, ठीक है। दूसरा क्या है, जिनके ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड होती है वो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, सेंटेंस ऑफ डेथ,
72, ठीक है। 73 बात करता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ठीक है, याद रखिएगा। तो वो सारे चीज़ों पर अप्लाई होगी, सारी चीज़ों पर एक्सटेंड करेगी जिन पर पार्लियामेंट की पावर एक्सटेंड हो रही है लॉ बनाने की, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये आपका 74 में दिया हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को एडवाइस और एड करने के लिए क्या होगी, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। अब इसमें इसकी लैंग्वेज देखिए तो प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस, और प्राइम मिनिस्टर उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होगा, ठीक है। एंड द प्रेसिडेंट हु शैल, मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी, जो भी एड एंड एडवाइस दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, जो कि पीएम के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाएगी, उनकी जो भी एडवाइस होगी वो बाइंडिंग नेचर की है, ठीक है। प्रेसिडेंट के ऊपर लिखा हुआ है ना, द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, ठीक है। तो जो शैल टर्म यूज किया गया है वो उसको बाइंडिंग बना दे रहा है। लेकिन जो प्रोविजो है वो कह रहा है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या कह सकते हैं कि वो अपनी एडवाइस को रिकंसिडर कर सकें, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं नहीं यहाँ पे कुछ और चीज़ भी हो सकती है तो वो रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, बट अदरवाइज वो बाइंडिंग नेचर की है। क्लॉज 2 कह रहा है द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट advice was tendered by ministers to the president shall not be inquired into in any court, ठीक है। तो जो भी एडवाइस दी जाएगी मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेसिडेंट को, वो किसी भी कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं होगा उसके ऊपर, ठीक है। 75 बात कर रहा है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, तो इसमें क्या हुआ है, क्लॉज 1 कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा, याद रखिएगा ये पूछा जाता है। और जो बाकी के मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, किस चीज़ पर, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट, और बाकी के मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्लॉज 1A कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ये याद रखिएगा कि जितने भी जो टोटल नंबर होगा मिनिस्टर्स का इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इसमें प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडेड है, वो 15% से ज़्यादा नहीं होगा, शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो जितने भी मतलब लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, उनकी 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं रहेंगे। उसके बाद में क्लॉज 2 क्या कह रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर बता रहा है मिनिस्टर्स के ऊपर, ठीक है। इन जनरल डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर आपका दिया हुआ है आर्टिकल 310 में। यहाँ पर कहा गया है कि मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लॉज 3 बात कर रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। याद रखिएगा ये सब कहाँ पे दिया हुआ है, 75 का क्लॉज 2 बता रहा है कि मिनिस्टर्स होल्ड करेंगे अपना ऑफिस कितने कब तक के लिए, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और 3 क्या कह रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो किसको रिस्पॉन्सिबल होती है, तो हमेशा याद रखिएगा लोकसभा को। क्लॉज 4 कह रहा है प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सीक्रेसी, ठीक है। तो कौन इनको, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी उनको ओथ कौन दिलाएगा, तो प्रेसिडेंट दिलाएंगे, किस चीज़ की, ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सीक्रेसी, ठीक है, इसकी ओथ दिलाते हैं। और ये ओथ कहाँ पर दी हुई है, 3rd शेड्यूल में, ठीक है। अब 5 क्या कह रहा है, अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी अ मिनिस्टर। तो इसका मतलब क्या है, इसके 2 मतलब हैं। पहला तो क्या कि अगर कोई व्यक्ति नहीं भी मेंबर है लोकसभा या राज्यसभा का तब भी वो मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति, दूसरा मतलब क्या है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपॉइंट हो जाता है एज अ मिनिस्टर तो उसको 6 महीने के अंदर क्या करना होगा, किसी भी हाउस की, मतलब पार्लियामेंट का कोई भी हाउस है उसकी मेंबरशिप लेनी होगी 6 महीने के अंदर, ठीक है। उसके बाद 6 क्या बात कर रहे हैं, सैलरीज एंड अलाउंसेस कहाँ दिए हुए हैं, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी लॉ के द्वारा, और जो भी 2nd शेड्यूल में दिए जाएं, ठीक है। तो ओथ एंड अफर्मेशन आपकी कहाँ पे दी हुई है, 3rd शेड्यूल में, और सैलरीज एंड अलाउंसेस 2nd शेड्यूल में। अब आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, ठीक है। तो 76 बात कर रहा है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, ये आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है। अब कौन अपॉइंट करेगा अटॉर्नी जनरल को, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, किस व्यक्ति को, हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट,
ठीक है। तो जो भी व्यक्ति अगर वो क्वालिफाइड है किस चीज़ के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, उसको प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। और ड्यूटी क्या होगी अटॉर्नी जनरल की, तो वो क्या करेंगे, वो एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पर, ठीक है। क्लॉज 4 कह रहा है अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी क्या कर, अटॉर्नी जनरल भी जो है ये ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट होल्ड करते हैं, ठीक है। कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, अब 77 बात कर रहा है कंडक्ट कैसे बिजनेस होगा, मतलब कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैसे कंडक्ट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। याद रखिएगा जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के, तो वो किसके नाम पर लिए जाएंगे, प्रेसिडेंट के नाम पे। ये 77 कह रहा है, ठीक है। 78 बात कर रहा है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एट्सेट्रा, ठीक है। तो 78 में आपके प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज बताई गई हैं, कौन कौन सी, कि वो कम्युनिकेट करें किसको, प्रेसिडेंट को, क्या क्या, जितने भी डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जा रहे हैं उनको, ठीक है। तो क्लॉज ए ये कह रहा है। क्लॉज बी कह रहा है टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, ठीक है। तो कम्युनिकेट क्या करेंगे, जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। और दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द, मतलब जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है यूनियन के अफेयर्स का, ठीक है, सेंट्रल अफेयर्स का, उनके बारे में जानकारी देंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये 78 में दिया हुआ है। अभी तक आपका एग्जीक्यूटिव में कौन कौन हो गया था, आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अब आते हैं चैप्टर 2 पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या बात कर रही है, 79 आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट बता रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, आपका प्रेसिडेंट और जो दोनों हाउसेज हैं आपके पार्लियामेंट के, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों लोग मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा ये तो पास करते हैं, और असेंट कौन देता है बिल्स को, प्रेसिडेंट, तभी वो बिल एक्ट बनता है, ठीक है, तभी इनको पार्लियामेंट बोला गया है। 80 बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो याद रखिएगा पहले काउंसिल ऑफ स्टेट दिया हुआ है, उसके बाद लोकसभा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 80 में क्या दिया हुआ है, इट शैल कंसिस्ट ऑफ कितने मेंबर्स, तो 12 मेंबर्स जो कि नॉमिनेटेड होंगे किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और किन किन फील्ड में, ये आपका क्लॉज 3 में दिया हुआ है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, ठीक है। अब बी क्या कह रहे हैं, नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो 238 रिप्रेजेंटेटिव्स और 12 मेंबर्स कौन होंगे, नॉमिनेटेड, और जो 238 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कहाँ कहाँ के होंगे, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, ठीक है। अब क्लॉज 4 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे हर स्टेट के, कहाँ पर, राज्यसभा में, वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, तो जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, असेंबली उस स्टेट की, वहाँ के उन लोगों के द्वारा क्या किए जाएंगे, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट किया जाएगा। 81 बात कर रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अब इसमें 530 मेंबर्स होंगे, ठीक है, जो कि डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा आएंगे, ओके, कहाँ के, स्टेट्स से। तो स्टेट्स से कितने लोग रहेंगे, 530, 530, और बी क्या कह रहा है, 20 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज से कितने लोग रहेंगे, 20, ठीक है, 530 और 20। अब आइए नेक्स्ट 82 रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, ठीक है। तो जो भी रीएडजस्टमेंट होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है, और अभी 2026 तक के लिए उसको सेम कर दिया गया है, जो कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल टू द स्टेट्स एज रीएडजस्टेड on the basis of 1971 census and division of each state into territorial constituencies as may be readjusted on the basis of the 2001 census, ठीक है। तो allocation of seats किसके basis पे है, 1971, और division of each state into territorial constituencies 2001 के according।
83 बात करें ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट की जो हाउसेज हैं उनकी ड्यूरेशन क्या होगी, तो काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। याद रखिएगा जो परमानेंट हाउस है वो कौन सा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा आपका परमानेंट हाउस है, ठीक है। ये डिसोल्यूशन नहीं हो सकता है इसका, बट एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year। मतलब 2 साल में, ठीक है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स क्या होंगे, 1/3 जितने भी आपके सदस्य होंगे वो क्या करेंगे, वो रिटायर हो जाएंगे। अब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, हाउस ऑफ द पीपल का टाइम पीरियड क्या होगा, तो 5 years, ओके। काउंसिल ऑफ स्टेट परमानेंट आपका हाउस है, ठीक है, और 2 साल पर 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे, ये 83 में लिखा हुआ है, 83 के क्लॉज 1 में। और 83 का क्लॉज 2 जो है वो क्या कह रहा है कि हाउस ऑफ द पीपल जो होंगे अनलेस सूनर डिजॉल्व, वो 5 साल के लिए होगा, ठीक है। अब प्रोवाइडेड जो प्रोविजो पार्ट है वो कह रहा है वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, मतलब इमरजेंसी के दौरान क्या होगा, तो जो टाइम पीरियड है वो कितना एक्सटेंड हो सकता है, 1 साल, ठीक है, बट मतलब 1 year एट अ टाइम, 1 साल के लिए एक बार में, ठीक है, एंड नॉट एक्सटेंडिंग इन एनी केस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज्ड टू ऑपरेट। मतलब अगर इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो उसके 6 महीने से ज़्यादा, उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है, इसके जो टाइम पीरियड है लोकसभा का उसको, ठीक है। 84 बात कर रहा है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। अब क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होंगी मेंबरशिप के लिए, तो पहला क्या है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, जो कि ओथ कैसे लेगा, 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। बी क्या कह रहा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की जो क्या है एज, आपकी मिनिमम एज है वो क्या है, 30 years ऑफ एज, और हाउस ऑफ द पीपल के लिए 25 years। मतलब अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी एज एटलीस्ट 30 साल होनी चाहिए, और अगर लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए। 85 बात कर रहे हैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। अब सेशंस कैसे होंगे पार्लियामेंट के, और प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, तो 85 बता रहा है, याद रखिएगा, तो प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेसेस as he thinks fit, but 6 months shall not intervene between its last sitting in one session, ठीक है, एंड फॉर नेक्स्ट सेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या कि प्रेसिडेंट जो है वो टाइम टू टाइम क्या करेंगे, समन करेंगे, तो समन करने की पावर किसके पास है 85 में, प्रेसिडेंट के पास। लीक और क्या डिसाइड करेंगे कि कितना टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए, तो एक सेशन से लेकर के दूसरे सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। क्लॉज 2 क्या क्या पावर दे रहा है प्रेसिडेंट को, टू प्रोरोग द हाउस और ईदर हाउस, मतलब टू प्रोरोग द हाउसेस और ईदर हाउस, मतलब दोनों हाउसेस को या फिर एक हाउस को। बी टू डिजॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, तो प्रोरोगेशन दोनों हाउसेस का हो सकता है, लेकिन डिसोल्यूशन सिर्फ किसका होगा, लोकसभा का, क्योंकि राज्यसभा तो आपका परमानेंट हाउस है। अब 86 क्या बात कर रहा है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउसेस। तो प्रेसिडेंट का राइट किस चीज़ का, एड्रेस करने का और मैसेजेस सेंड करने का, हाउस दोनों हाउसेस को कहाँ पर दिया हुआ है 86 में, ठीक है, राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस किसका राइट है, ये प्रेसिडेंट का 86 में। 87 बात कर रहा है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। अब स्पेशल एड्रेस कब दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा 87 में, जब भी फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा का जब भी जनरल इलेक्शन होगा उसके बाद पहला सेशन जब होगा तब स्पेशल एड्रेस दिया जाएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। और उसके अलावा जब भी हर साल का पहला सेशन होगा उस वक्त भी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं दोनों हाउसेस को, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को एक साथ बुला करके प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे दोनों हाउसेस को, ठीक है, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, ये 87 में दिया हुआ है। 88 बात कर रहा है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट्स हाउसेस। अब मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल के राइट्स क्या क्या हैं, तो एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक इन, मतलब बोलने का अधिकार है सबसे पहले उनका, ठीक है, कहाँ पर, जब भी किसी भी प्रोसीडिंग हो रही है किसी भी हाउस की, मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की, तो वहाँ पर उनको बोलने का अधिकार है, ठीक है, या फिर किसी भी जॉइंट सिटिंग में, जो हाउसेस की जॉइंट सिटिंग भी होती है ना, उसमें भी बोलने का अधिकार है उनका। और बट शैल नॉट बाई वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल बी एंटाइटल टू वोट, लेकिन उनके पास राइट टू वोट नहीं होगा,
ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। 89 बात कर रहा है चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होंगे, वो तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, है ना। तो चेयरमैन हो गए आपके वाइस प्रेसिडेंट। टू क्या कह रहा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल एज सुन एज मे बी चूज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल टू बी डेप्यूटी चेयरमैन। तो डेप्यूटी चेयरमैन चुनने का अधिकार किसको है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को, ठीक है, वो अपने आप चुन सकती हैं किसी भी मेंबर को एज अ डेप्यूटी चेयरमैन। अब आता है 90 वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। तो ये क्या बात कर रहा है, तो जो भी मेंबर होगा होल्डिंग ऑफिस एज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वो क्या करेंगे, वैकेट करेंगे अपने ऑफिस को जब वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर बनना खत्म हो जाएगा, मतलब जब उनका टर्म एक्सपायर हो जाएगा। इन जनरल 6 ईयर्स का होता है, ठीक है, और 2 साल पे ये लोग क्या होता है 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, ठीक है। तो जब उनका टाइम पीरियड 6 साल का पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करेंगे, वो अपना जो भी डेप्यूटी चेयरमैन का जो टाइम पीरियड है उससे मतलब डेप्यूटी चेयरमैन की भी जो पोस्ट है उससे भी हट जाएंगे। एंड वो क्या कर सकते हैं, रिज़ाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस को, किसको एड्रेस करेंगे, चेयरमैन को, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट किसको रिज़ाइन करता है, वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट किसको करता है, प्रेसिडेंट को, चेयरमैन किसको करता है, वाइस चेयरमैन को, और वाइस चेयरमैन ऑब्वियसली चेयरमैन को करेगा, डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। may be removed from his office by a resolution of the council passed by a majority of all the then members of the council। तो उस टाइम पे काउंसिल के जितने भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, इसका मतलब ये मुझे समझ में आ गया है कि देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल का मतलब है कि जो भी क्योंकि इसमें 2 साल पे रिटायर होते हैं ना 1/3 मेंबर्स, तो उसके बाद में जितने भी मेंबर्स बचेंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे वो रिजोल्यूशन पास हो रहा है, ठीक है, उन सभी मेंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, रिजोल्यूशन पास किया जाएगा मेजॉरिटी के द्वारा, ठीक है। अगर किसको रिमूव करना है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि उनको भी 14 दिन का एटलीस्ट नोटिस दिया जाएगा। 91 बात कर रहा है पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज चेयरमैन। अब क्या है कि अगर चेयरमैन नहीं अवेलेबल है तो सेम प्रोसीजर, ठीक है, कौन फंक्शंस एक्सरसाइज करेगा, तो डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है तो कोई और व्यक्ति जिसको भी चूज किया जाए, ठीक है। 92 बात कर रहे हैं द चेयरमैन और द डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। तो जब उनको रिमूव करने का कोई भी रेजोल्यूशन अगर चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पर वो क्या नहीं करेंगे, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन वो प्रिसाइड नहीं करेंगे उस प्रोसीडिंग को, ठीक है, जब जहाँ पर प्रोसीडिंग किस चीज़ की हो रही है, उनके रिमूवल की। 93 बात करें स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो क्या होता है, आपके राज्यसभा में चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन होता है और लोकसभा में कौन होते हैं, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। तो हाउस ऑफ द पीपल शैल एज सुन एज मे बी चूज 2 मेंबर्स ऑफ द हाउस टू बी रिस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो कौन डिसाइड करेगा, हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा खुद ही डिसाइड करेगी, 2 मेंबर्स बनाएगी, कौन कौन, उसमें से एक होगा स्पीकर और एक होगा डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। 94 बात करें वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिसेज ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। तो कोई भी मेंबर जो होगा वो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट से कब हट जाएगा, ही शैल वैकेट हिज ऑफिस अगर वो मेंबरशिप खो देता है हाउस ऑफ द पीपल की, ठीक है। मतलब लोकसभा की अगर मेंबरशिप उसकी खत्म हो गई तो वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी नहीं रहेगा। बी क्या बात कर रहा है, और रेजिग्नेशन सेम प्रोसीजर कि स्पीकर किसको देगा, डेप्यूटी स्पीकर को, और डेप्यूटी स्पीकर किसको देगा, स्पीकर को। फिर सी क्या हो गया, मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो उस टाइम पे जितने भी मेंबर्स होंगे हाउस के, मतलब लोकसभा के, उनके द्वारा क्या किया जाएगा, रिजोल्यूशन पास करके उनको हटाया भी जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को, ठीक है। और उसका उनको 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। अब प्रोवाइडेड फर्दर जो सेकंड प्रोविजो है वो क्या लिखा हुआ है, वेयर द हाउस व्हेनेवर द हाउस ऑफ द पीपल इज डिसॉल्व द स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस। मतलब भले ही डिसॉल्व हो गई है लोकसभा, स्पीकर कब तक वैकेट नहीं करेगा अपना ऑफिस, until immediately before the first meeting of the house of the people after the dissolution। तो डिसोल्यूशन के बाद जब तक फर्स्ट मीटिंग नहीं हो जाएगी लोकसभा की तब तक स्पीकर अपना ऑफिस वैकेट नहीं करेंगे, ठीक है। 95 क्या बात कर रहा है, पावर ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज स्पीकर। सेम प्रोसीजर कि अगर स्पीकर नहीं अवेलेबल है तो कौन
मतलब प्रिसाइड करेगा, डेप्यूटी स्पीकर उनके फंक्शंस डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो कोई और व्यक्ति, ठीक है, जिसको भी डिसाइड किया जाए कि ये अब कार्यभार संभालेंगे। फिर 96 क्या है, द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। सेम थिंग जो हमने भी चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन में पढ़ी कि अगर उनके रिमूवल की कोई प्रोसीडिंग हो रही है तो उसमें वो प्रिसाइड नहीं करेंगे। 97 क्या बात कर रहा है, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन एंड द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो सैलरीज एंड अलाउंसेज कहाँ पे दिए गए हैं आपके, सेकेंड शेड्यूल में, याद रखिएगा 97 इज रेड विद सेकेंड शेड्यूल। 98 बात कर रहे हैं सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, तो हर पार्लियामेंट की, ठीक, मतलब पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं उन दोनों की सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ होगा, ठीक है, सेपरेट सेक्रेटेरिएट होगी। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, 98 में, याद रखिएगा। कंडक्ट ऑफ बिजनेस 99 क्या बात कर रहा है, ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स। अब मेंबर्स जो होंगे वो ओथ एंड अफर्मेशन कहाँ के अकॉर्डिंग लेंगे, तो थर्ड शेड्यूल, ठीक है, 99 इज रेड विद थर्ड शेड्यूल। 100 बात कर रहा है वोटिंग इन हाउसेज, पावर ऑफ हाउसेज टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। अब 100 इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि जो वोटिंग होगी वो किस तरीके से होगी, बाय अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब मैंने बताया था ना, टोटल मेंबरशिप कहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ प्रेसिडेंट के जब वो होता है, क्या कहते हैं आपका, इम्पीचमेंट। अदरवाइज क्या होता है, हर जगह आप यही देखेंगे बाय द मेंबर्स, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना, चाहे भले वो सिंपल मेजॉरिटी हो या 2/3 मेजॉरिटी हो। अब लिखा हुआ है बाय अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग अदर देन द स्पीकर और द पर्सन एक्टिंग एज चेयरमैन और स्पीकर, ठीक है। तो स्पीकर वगैरह के पास इन जनरल राइट नहीं होता है वोटिंग का, ठीक है, जब तक इक्वालिटी ऑफ वोट्स ना हो जाए। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है ना, शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट शैल हैव एन एक्सरसाइज द कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट होता है इनके पास इन द केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स। मतलब पता चल रहा है कि अगर ड्रॉ हो गया, जैसे मैच ड्रॉ हो जाता है ना, वैसे ही हो गया कि मतलब कोई मेजॉरिटी बन ही नहीं पा रही है, तब क्या होगा, तब कास्टिंग वोट दे सकते हैं जो भी स्पीकर होंगे या फिर आपके चेयरमैन होंगे, ठीक है, उनके पास कास्टिंग वोट देने का राइट है। फिर वो जिसको भी वोट, जिस भी पार्टी को वोट, मतलब दो पार्टीज होती है ना हमेशा जब भी मेजॉरिटी डिसाइड करनी होती है, तो अगर ए के फेवर में चला गया तो वो मतलब उसका डिसीजन फाइनल हो जाएगा, अगर बी के फेवर में चला गया तो उसका डिसीजन फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो वो होता है कास्टिंग वोट आपका। अब क्लॉज 3 कह रहा है द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल बी 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। तो जो कोरम होगा वो कितना होगा, 1/10, ठीक है, ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, नहीं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोरम 1/10, ओके। अब क्लॉज 4 कह रहा है इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ अ हाउस देर इज नो कोरम। मतलब अगर कोई कोरम नहीं है किसी भी मीटिंग के दौरान, तो ड्यूटी क्या होगी चेयरमैन या स्पीकर की, वो क्या करें, ईदर टू एडजर्न द हाउस और टू सस्पेंड द मीटिंग अंटिल देयर इज अ कोरम। तो जब तक कोरम नहीं हो जाता है तब तक चेयरमैन स्पीकर क्या करेंगे, या तो एडजर्न कर देंगे हाउस को या फिर मीटिंग को ही सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। और जब कोरम हो जाएगा तो वापस से उस मैटर पे डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल 51A से लेकर के 100 तक। अब नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट वाले जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग 101 से लेकर के 150 तक कवर कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करके ना 4-5 वीडियोज़ में हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का रैपिड रिविजन हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।